नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत महाद्वीपों की जो हम सीरीज चला रहे हैं, उसमें हमने आपसे पिछले महाद्वीप की जिस महाद्वीप की, वो था ऑस्ट्रेलिया या ओशेनिया महाद्वीप। पार्ट 1 था वो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी आपसे कि ऑस्ट्रेलिया या ओशेनिया हज़ारों द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हमने जीलैंडिया पर थोड़ी सी चर्चा की थी। मेलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया के बारे में थोड़ा सा बताया था आपको। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के चारों ओर फैले हुए सागर और महासागरों के बारे में बताया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की थोड़ी सी जानकारी दी थी आपको। ठीक है, इसके अलावा हमने इसके प्रमुख राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आपको बताया था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख शहरों के बारे में बताया था। इसके अलावा हमने इसके भौतिक विभाग भी किए थे। ठीक है, जिसमें हमने पूर्वी हाईलैंड्स यानी कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर चर्चा की थी। ठीक है, और पश्चिमी पठार, जिसके अंतर्गत हमने प्रमुख रेगिस्तानों के बारे में चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यह ओशेनिया महाद्वीप से संबंधित पार्ट 2 है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद जो तीसरा इसका भौतिक विभाग है, उसका नाम है मध्य तराई क्षेत्र। ठीक है, आपको दोस्तों मध्य तराई क्षेत्र को याद रखना है कि ये निचला भाग है, यानी इसके आसपास का जो एरिया है वो ऊपर उठा हुआ है और इससे ये नीचे की ओर क्षेत्र है। ठीक है, तो यह मैदानी या निचली भूमि का विस्तृत टुकड़ा जो पूर्वी उच्च भूमि और पश्चिमी पठार के बीच में मौजूद है। ठीक है, यानी एक तरफ पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ पठार हैं और इनके मध्य में निचला भूभाग है। यही विस्तृत भूभाग आपका मध्य तराई क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में मरे डार्लिंग जैसी 2 नदियां अपना जल प्रवाह करती हैं। ठीक है, जो खेती और अन्य आवश्यक गतिविधियों के लिए भूमि को सिंचाई सुविधाएं भी प्रदान करती हैं। तो प्रमुख नदियों को आपको याद रखना है, मरे डार्लिंग। इस क्षेत्र को ग्रेट आर्टेशियन बेसिन भी कहा जाता है। दोस्तों, आर्टेशियन बेसिन या इसे हिंदी में उत्सुप्त कुआं क्या बोलते हैं, उत्सुप्त कुआं भी कहते हैं। उत्सुप्त कुआं का मतलब होता है जिसमें जल अपने आप निकलता रहता है। ठीक है, अपने आप निकलता रहता है, या थोड़ी से छोटा सा गड्ढा अगर खोद दिया जाए तो पानी निकलने लगता है। तो इसे ग्रेट आर्टेशियन बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कई भूमिगत दबाव वाले कुओं से घिरा हुआ है। ठीक है, जिनसे पानी अपने आप सतह पर आता रहता है, फिर भी वे पीने के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि वे स्वभाव से खारे हैं। ठीक है, तो आर्टेशियन बेसिन का मतलब आप समझ गए होंगे। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आपको मध्यवर्ती तराई क्षेत्र को दिखाया गया है। ये आपका जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, सेंट्रल लोलैंड्स के नाम से, यही आपका मध्य तराई क्षेत्र है। ठीक है, इसके पश्चिम में वेस्टर्न प्लेट्यू यानी पश्चिमी पठार है और पूर्वी भाग में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यानी पूर्वी हाईलैंड है। इसके मध्य वाला क्षेत्र ही आपका क्या कहलाता है, सेंट्रल लोलैंड्स या आर्टेशियन बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो आपका जो अगला भूभाग है वो है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। तो ये आपको याद रखना है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है। अगर ये सबसे बड़ी है तो ये है कहाँ पर, तो ये प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। ये दोस्तों आपको याद रखना है कि किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में है। और ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में है,
तो ये क्वींसलैंड जो इसका एक राज्य है, क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी हिस्से में है, तो ये आपको याद रखना है। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो ये लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास लंबी है। कुछ स्थानों पर यह तट से 16 किलोमीटर के करीब है, जबकि अन्य स्थानों पर लगभग 200 किलोमीटर दूर है। ठीक है, यह विश्व के प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक है। इसका निर्माण छोटे प्रवाल पॉलिप्स के द्वारा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे प्रवाल भित्ति को। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है क्वींसलैंड, और क्वींसलैंड के उत्तर पूर्व दिशा में ये है आपका ग्रेट बैरियर रीफ। ये आपको याद रखना है, इसकी दिशा याद रखना है, क्योंकि जब ऑप्शन आता है तो उसमें एक पूर्व दिशा भी दी रहती है। ठीक है, तो पूर्व दिशा गलत है, उत्तर पूर्व दिशा सही है इसकी। ठीक है, और क्वींसलैंड के उत्तर पूर्व में, तो ये आपको याद रखना है। ये आपको राज्य हमने बताए ही थे आपको कि इसके 6 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं ऑस्ट्रेलिया और ओशेनिया के द्वीप कौन कौन से हैं। आकार में सबसे युवा महाद्वीप के आसपास स्थित द्वीपों को सामूहिक रूप से ओशेनिया के नाम से जाना जाता है। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और सबसे युवा महाद्वीप कौन सा है, तो वो भी आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो ये विभिन्न प्रकार के द्वीपों का एक समूह है जिसे ओशेनिया के नाम से जानते हैं। मोटे तौर पर इसे 3 प्रमुख द्वीप समूह मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया में विभाजित किया गया है। इस चित्र में आप देख पाएंगे, ये आपका माइक्रोनेशिया है, ये पोलिनेशिया है, और ये आपका मेलेनेशिया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इनका दोस्तों दिशा भी आपको याद रखनी है, उत्तर से दक्षिण याद रखना है आपको, और दक्षिण से उत्तर भी याद रखना है। आगे देखते हैं। पहले बात करते हैं हम मेलेनेशिया के बारे में। दोस्तों मेलेनेशिया को ब्लैक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। ब्लैक आइलैंड मतलब मेलानेशिया। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर और पूर्व में फैला हुआ है। इनमें से कुछ प्रमुख द्वीप हैं, यानी कि मेलानेशिया एक द्वीपों का समूह है। जैसे मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया को मिलाकर के ओशेनिया कहा जाता है, वैसे ही मेलानेशिया भी कई द्वीपों का समूह है। तो वे कौन कौन से द्वीप हैं? जैसे पूर्वी तिमोर, फिजी, न्यू कैलिडोनिया, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप और वनुवातु, ये प्रमुख द्वीप हैं मेलानेशिया के। इस चित्र में भी दोस्तों आप देख पाएंगे, ये आपका पापुआ न्यू गिनी है, ये सोलोमन आइलैंड है, ये वनुवातु है आपका, ये न्यू कैलिडोनिया है, ये फिजी द्वीप है आपका। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि पापुआ न्यू गिनी के उत्तर में जो सागर है उसे बिस्मार्क सागर के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला जो द्वीप समूह है यहाँ का वो है माइक्रोनेशिया। और इस माइक्रोनेशिया जिसे छोटे छोटे द्वीप भी कहा जाता है, यानी इसमें और ज़्यादा छोटे छोटे द्वीप हैं। इसमें प्रमुख रूप से गुयाम, किरिबाती, मार्शल द्वीप, माइक्रोनेशिया के संघीय राज्य, नाउरू, उत्तरी मरियाना द्वीप, पलाऊ और वेक द्वीप जैसे द्वीपों का समूह है। कौन? माइक्रोनेशिया। तो ये भी आपको याद रखना है। इस चित्र में आप देख सकते हैं माइक्रोनेशिया को दिखाया गया है। इसमें आपका ये रहा किरिबाती, ये है आपका नाउरू। ठीक है, मार्शल आइलैंड आपका यहाँ पर है, पलाऊ आपका ये रहा। ठीक है, और ये कुछ प्रमुख माइक्रोनेशियन समूह राज्य हैं, यानी कि फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसके बाद जो अगला द्वीप समूह है आपका वो है पोलिनेशिया।
पोलिनेशिया को अन्यथा अनेक भूमियों के रूप में भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? अन्यथा अनेक भूमियों के रूप में जाना जाता है, जो उत्तर में मिडवे द्वीप से लेकर दक्षिण में न्यूजीलैंड तक फैला हुआ है। और इसमें अमेरिकी समोआ कुक द्वीप, फ्रेंच पोलिनेशिया, न्यू पिटकेर्न, टोकेलाऊ, टोंगा, तुवालू, वालिश, फ्यूचूना द्वीप जैसे द्वीपों की श्रृंखला एक पाई जाती है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है हमेशा कि इसके अंतर्गत यानी पोलिनेशिया के अंतर्गत ही न्यूजीलैंड द्वीप भी आता है। तो न्यूजीलैंड किस द्वीप समूह का पार्ट है? तो पोलिनेशिया का पार्ट है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, हवाई द्वीप भी आपका पोलिनेशिया का हिस्सा है। ठीक है, समोआ द्वीप आपका ये रहा, न्यू द्वीप यहाँ पर है, तुवालू आपका यहाँ पर है, कुक आइलैंड आपका ये रहा, किरमाडेक यहाँ पर है आपका। ठीक है, और भी छोटे छोटे द्वीप बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे क्रिसमस आपका यहाँ पर है, किंगमैन, तो ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन याद रखने वाली आपकी बात है कि न्यूजीलैंड पोलिनेशिया द्वीप समूह का ही हिस्सा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जल निकासी व्यवस्था कैसी है। तो दोस्तों अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि सबसे ज़्यादा जो रेगिस्तान है आपके वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही पाए जाते हैं। ठीक है, यानी पश्चिमी हिस्सा तो पूरा रेगिस्तानी है। तो अगर रेगिस्तानी है तो जाहिर सी बात है कि रेगिस्तान है तो वर्षा भी कम हो रही होगी और यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया में औसत वर्षा कम होती है, इसीलिए तो इतने रेगिस्तान हैं। गर्म और शुष्क देश होने के कारण यहाँ वाष्पीकरण की दर बहुत अधिक है, यानी जितना पानी बरसता नहीं उससे ज़्यादा वाष्पीकरण हो जाता है। इसलिए नदी की तरह समुद्र में बहने के लिए बहुत कम पानी बचा है। जब जाहिर सी बात है पानी ही नहीं बरसेगा तो समुद्र में बहने के लिए कोई पानी ही नहीं जाएगा। इसके परिणामस्वरूप पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जल मुख्य रूप से दो सबसे बड़े जल निकासी बेसिनों, क्या नाम है उनका, दो जो जल निकासी बड़े बेसिन हैं वो हैं आपके मरे और डार्लिंग नदियाँ। मरे और डार्लिंग द्वारा अपवाहित है और एक अंतर्देशीय झील भी पाई जाती है जिसे लेक आयरे बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि लेक आयरे झील कहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में है और यह एक अंतर्देशीय झील है जिसका क्षेत्रफल 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, इस चित्र में आप देख पाएंगे। इस साइड आपको पता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है आपकी, तो यहीं से आपकी कुछ नदियां निकलती हैं, जैसे ये डार्लिंग नदी है आपकी। ठीक है, और ये आपकी मरे नदी है। ठीक है, इसके अलावा लाचलान ये रही आपकी, मशक्वारी आपकी ये नदी रही। ठीक है, यानी कि ब्राउन बारवन और मास्क्वेरी नदियों के मिलने के बाद जिस नदी का निर्माण होता है उसे हम डार्लिंग नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यानी कि जल के तंत्र के रूप में प्रमुख रूप से डार्लिंग और मरे नदियां ही फेमस हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं। मरे नदी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के स्नोई पर्वत से निकलती है, तो ये भी आपको याद रखना है। और हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को है, कोशिस्को। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है और इसकी ऊंचाई थी 2230 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई थी। तो जो मरे डार्लिंग नदी है वो स्नोई पर्वतों से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ जैसे कि डार्लिंग, मुरुम्बिज और लाचलान हैं। सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए इन पर कई बांध बनाए गए हैं। पर्थ के निकट स्वान नदी का भी इसी तरह उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्वान जो आपका दोस्तों क्षेत्र है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में,
यानी कि स्वान नदी का क्षेत्र है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, ये आपका पर्थ है और यहीं पर एक नदी प्रवाहित होती है स्वान नदी, ठीक है, तो उसका क्षेत्र यहाँ पर है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जलवायु क्षेत्र को देख लेते हैं हम कि यहाँ पर जलवायु लगभग कैसी है। अभी आपको काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा कि ज़्यादातर भाग रेगिस्तानी है यहाँ पर, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जलवायु का कैसी होगी। आमतौर पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर वर्ष भर 4 प्रकार की हवाएं चलती हैं। ग्रीष्मकाल दिसंबर से फरवरी। दोस्तों हमारे यहाँ एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये आपका अगर पृथ्वी है, ये आपकी 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री के उत्तर, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। दोस्तों जो कंडीशन उत्तरी गोलार्ध में होती है, जैसे मान लीजिए इस समय गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, तो दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी पड़ रही होगी। जब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी पड़ेगी तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको दिसंबर और फरवरी उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है, तो जाहिर सी बात है दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी, क्योंकि मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। ग्रीष्मकाल दिसंबर से फरवरी तक रहता है। शरद ऋतु मार्च से मई तक रहती है। शीतकाल जून से अगस्त तक रहता है यहाँ पर। और बसंत ऋतु सितंबर से नवंबर के बीच रहती है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस चित्र के माध्यम से दोस्तों आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जलवायु को समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे जो सैंपल दिए गए हैं उनसे आप समझ सकते हैं। ऑरेंज कलर जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रॉपिकल है, यानी कि उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ये सब ट्रॉपिकल यानी कि शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु है, जो पीले कलर से आपको दिखाई दे रहा है। एरिड का मतलब होता है दोस्तों शुष्क। शुष्क का मतलब जहाँ पे कम वर्षा होती है। तो जो क्षेत्र आपको ये सब ट्रॉपिकल, दोस्तों ये वाला एरिया है सब ट्रॉपिकल वाला, ठीक है। और एरिड वाला आपका जो ये एरिया है, वो जो येलो कलर से आपका ये दिखाई दे रहा है, ये आपका एरिड एरिया है। और हमने आपको पिछले चित्र में भी दिखाया था, पिछले वीडियो में, कि यहीं पर सबसे ज़्यादा रेगिस्तान है ऑस्ट्रेलिया के। इसके बाद समशीतोष्ण जलवायु है, इसमें आपका टेम्परेट है, ठीक है, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा वर्षा और ना बहुत ज़्यादा गर्मी, ना बहुत ज़्यादा ठंड, ठीक है। इसके अलावा ठंडी जलवायु जो पाई जाती है वो जैसे कि तस्मानिया का एरिया है, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्वी भाग है, तो इस एरिया में यहाँ पर ऐसी जलवायु पाई जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में। चूँकि अभी आपने देखा कि वर्षा यहाँ पे कम होती है, तो जाहिर सी बात है वनस्पतियाँ भी कम मात्रा में पाई जाएंगी। डाउन्स। दोस्तों जैसे ही डाउन्स का नाम आता है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये एक शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण घास का मैदान, जिसे डाउन्स के नाम से जाना जाता है, दक्षिण पूर्वी भाग के मरे डार्लिंग बेसिन में पाया जाता है, ठीक है। मरे डार्लिंग बेसिन आपको बताया है, इसी के दक्षिण पूर्वी भाग में शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है। इनका उपयोग बड़े पैमाने पर पशुचारण गतिविधियों के लिए किया जाता है, यानी कि यहाँ पे जो भेड़ पाली जाती है उसका नाम है मैरिनो भेड़ यहाँ पर पाली जाती है प्रमुख रूप से। निचले क्षेत्रों में जहाँ मिशेल घास उगाई जाती है वहाँ इसकी खेती लाभप्रद रूप से की जाती है। मिशेल घास दरार युक्त चिकनी मिट्टी, बेसाल्टिक मिट्टी और यहाँ तक कि कंकाल मिट्टी पर भी पाई जाती है, उगती है। इस प्रकार कैंटरबरी, क्या नाम है इसका, कैंटरबरी घास का मैदान, ये भी दोस्तों शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान ही है, ठीक है। तो कैंटरबरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाता है, यानी कैंटरबरी घास के मैदान को न्यूजीलैंड में कहते हैं, यानी कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो कैंटरबरी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं, साउथ अफ्रीका में वेल्ट्स कहते हैं, दक्षिण अमेरिका में पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज और यूरेशिया में एस्टेपीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो कुछ
वर्षा जो वन है वो मिलते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी मिलते हैं यहाँ पे, पर्णपाती वन क्षेत्र भी है यहाँ पर, लंबा चौड़ा चारागाह क्षेत्र भी है, शुष्क रेगिस्तान और रेगिस्तानी झाड़ियों का क्षेत्र भी यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है। महाद्वीप में 2 प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। अभी बताया आपको, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, दूसरा समशीतोष्ण घास का मैदान है। तो जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है उसे सवाना कहते हैं, और जो समशीतोष्ण घास का मैदान है उसे डाउन्स कहते हैं। सवाना घास के मैदान में साल्ट वृक्ष और मुल्गा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा डाउन्स में जगह जगह यूकेलिप्टस के पेड़ उगाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए डाउन्स को ऑस्ट्रेलिया का पार्कलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का पार्कलैंड कौन है? डाउन्स है। यहाँ पे दोस्तों यूकेलिप्टस के बारे में बता दें कि यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंकवादी माना जाता है। पर्यावरण का आतंकवादी, यानी पर्यावरण का आतंकवादी किस पेड़ को कहते हैं? तो यूकेलिप्टस को कहते हैं, क्योंकि यूकेलिप्टस पानी की बहुत अधिक खपत करता है, इसलिए इसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आपको यहाँ की वनस्पतियाँ दिखाने की कोशिश की गई है। जो आपको येलो कलर से दिखाई दे रहा है ये आपका पूरा डेजर्ट एरिया है, यानी कि मरुस्थलीय एरिया है। थोड़ा डार्क येलो है जो, वो ग्रास लैंड है, यानी घास का मैदान है। ये आपके घास के मैदान है। ठीक है, यानी ये आपका डाउन्स है, ये आपको डाउन्स है, और ये आपका सवाना है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। वुडलैंड यानी कि लकड़ी का क्षेत्र आपको बताया गया है। ये जो दिखाई दे रहा है ये पूरा लकड़ी का क्षेत्र है। ठीक है, स्क्रबलैंड यानी कि झाड़ियों का क्षेत्र। झाड़ियों का क्षेत्र आपको दोस्तों ये रहा, ये झाड़ियों के क्षेत्र हैं। रेन फॉरेस्ट यानी वर्षा वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो वर्षा वन छिटपुट रूप में ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में और दक्षिण पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ओपन फॉरेस्ट यानी कि जहाँ पे जंगल ही जंगल हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में ये पूर्णतः जंगल पाए जाते हैं। अल्पाइन वेजिटेशन यानी कि अत्यधिक ठंड में उगने वाली जो वनस्पतियां हैं वो भी 2 क्षेत्रों में हैं, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में और तस्मानिया वाले एरिया में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख पठार भी पाए जाते हैं। कौन कौन से पठार हैं? अरनेम पठार, यथर्टन टेबललैंड, ऑस्ट्रेलियाई सील्ड, डोरिगो पठार, इनास लेग अपलैंड्स, मासन पठार, माउंट कार्बाइन टेबलैंड्स, नार्रो नेक पठार, उत्तरी टेबलैंड्स, सिपली पठार, वेस्टर्न पठार और वोरोनोरा पठार। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और एक पठार हमने और बताया था जिसका नाम है किम्बरले पठार। किम्बरले पठार, ठीक है, क्योंकि किम्बरले की खान तो साउथ अफ्रीका में जो हीरे के लिए जानी जाती है, लेकिन ये किम्बरले पठार है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप और बात करें तो इसमें जातीय समूह और भाषा की बात करें तो 90% लोग यूरोपीय हैं यहाँ पर, 7% लोग ईसाई हैं, 2% लोग आदिवासी हैं और बाकी पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के लोगों से संबंधित हैं। 80% लोग यहाँ पर अंग्रेजी बोलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इस महाद्वीप को खेलों का महाद्वीप भी कहा जाता है। खेलों का महाद्वीप क्योंकि 60% जनसंख्या यहाँ पर खेलों में लगी रहती है। ठीक है, इसके अलावा 2 प्रमुख खाने हैं यहाँ पर, एक का नाम है कालगोली और दूसरे का नाम है कूलगार्डी। ये 2 प्रसिद्ध सोने की खाने हैं यहाँ पर, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये 2 खाने किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो सोने के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी कि यहाँ पे गोल्ड पाया जाता है बड़ी मात्रा में। इस चित्र में आपको लोकेशन दिखाई गई है कि कहाँ पर कूलगार्ली और कालगोली की खाने हैं। तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ पर दिखाई गई हैं। ऊपर आपकी कूलगार्ली है, नीचे आपकी ऊपर कूलगार्डी है, नीचे कालगोली की खान है आपका। ठीक है, इसके अलावा कुछ और क्षेत्र हैं जैसे कि गेहूं उत्पादक क्षेत्र यहाँ पर है, भेड़ पालन वाला क्षेत्र यहाँ पर है।
ठीक है। और ये वाला आपका दिखाई दे रहा है, ये आपका यहाँ पर रेलवे लाइन है पर्थ से लेकर के सिडनी तक, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की मध्य तराई क्षेत्र के बारे में, ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया के द्वीपों के बारे में चर्चा की, जिसमें हमने मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया के बारे में चर्चा की। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के जल निकासी व्यवस्था के बारे में बताया, जिसमें प्रमुख रूप से मर्रे और डार्लिंग नदियों के बारे में बताया और आयरे बेसिन के बारे में बताया। इसके अलावा इसके जलवायु क्षेत्र के बारे में चर्चा की आपसे, यहाँ की वनस्पतियों के बारे में, जिसमें डाउन्स और सवाना घास के मैदान प्रमुख रूप से बताए। इसके अलावा यहाँ पर हमने प्रमुख पठार की चर्चा की और कालगुरली और कूलगार्डी 2 प्रसिद्ध खानों के बारे में बताया आपको, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस पिछले वीडियो का और इस वीडियो का जो PDF है वो वीडियो के यानी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के पहले कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।